हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA JK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले RRB NTPC ALP टेक्नीशियन और ग्रुप डी में पूछे गए रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यदि आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो उस पार्ट को जरूर देख लीजिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, श्रीतिन एक गोपनीय शब्द का खेल खेल रहा है जिसमें फायर को DGPC के रूप में लिखा जाता है, तो शॉर्ट को क्या लिखा जाएगा। तो यह है अल्फ़ाबेट वाले रीजनिंग है। मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि आपको A से लेकर Z तक के सभी नंबर याद होना चाहिए। उसके बाद A से लेकर Z तक के सभी अपोजिट लेटर भी आपको याद होना चाहिए, तभी आप लोग इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बिना जाने हुए नंबर आप इसे नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं अब क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। तो यहाँ पर आपको FIRE फायर का कोड क्या दिया हुआ है, DGPC। तो F का कोड होता है 6, I का कोड होता है 9, R का कोड होता है 18, E का कोड होता है 5, D का कोड होता है 4, G का कोड होता है 7 और P का कोड होता है 16, C का कोड होता है 3। अब नंबर लिखने से आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि इसमें क्या फॉलो हो रहा है। जैसे ये 6 से 4 हुआ, इसका मतलब कि यहाँ पर ये -2 हुआ। 9 से 7 हुआ, यहाँ भी -2 हुआ। 18 से 16 हुआ, यहाँ भी -2 हुआ। 5 से 3 हुआ, यहाँ भी -2 हुआ। तो हमें एक पैटर्न मालूम हो गया है कि सभी में से केवल 2 माइनस करने पे हमें वो कोड मिल जा रहा है। तो उसी प्रकार से आपको SHOT शॉर्ट का कोड क्या होगा। तो H का कोड होता है 19, H का कोड होता है 8, O का कोड होता है 15, T का कोड होता है 20। अब सभी में से -2 घटा देना है, ठीक है। सभी में से अगर -2 करते हैं, 19 में से 2 गया 17 हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा, 15 में से 2 जाएगा 13 हो जाएगा, अब 20 में से 2 जाएगा तो 18 हो जाएगा। यदि आपको अल्फ़ाबेट का नंबर मालूम होगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। Q का कोड होता है 17, 6 का मतलब होता है F, 13 का मतलब होता है M और 18 का मतलब होता है R। तो QFMR ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये है नंबर सीरीज वाले रीजनिंग है। तो आपको इसमें 3 कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। यदि संख्या धीरे धीरे बढ़ेगा तो वहाँ पर आप प्लस करिएगा। यदि संख्या धीरे धीरे कम हो रहा है तो वहाँ पर आप माइनस करिएगा। यदि संख्या एक बार ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए। तो यहाँ पर आपको 12 दिया हुआ है, उसके बाद 23 दिया हुआ है, उसके बाद 45 दिया हुआ है और उसके बाद 78 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि संख्या धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं ये कितना बढ़ा। तो घटा के देखेंगे, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। 5 में से 3 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 4 गया 3। तो हमें एक पैटर्न मालूम हो गया कि सभी में 11 एक्स्ट्रा बढ़ रहा। 11 22, 22 1 33, यानी अभी 44 बढ़ने वाला है। तो 44 बढ़ने का मतलब है कि यहाँ इसमें अगर हम 44 जोड़ देते हैं तो 8 4 12, 7 4 11 और 1 12, यानी 122 आएगा। लास्ट में कितना आएगा, 122, क्योंकि हमको लास्ट में 44 जोड़ना है, ठीक है। तो 122 ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न C के स्थान पर क्या आने वाला है। तो इसमें आपको एक बार वर्टिकल चेक करना है और एक बार हॉरिजॉन्टल चेक करना है, ठीक है। तो जिधर संख्या ज़्यादा होगा उसी में आपको चेक करना होगा।
तो नीचे भी चेक करने पे देख रहे हैं कि संख्या ज़्यादा नहीं है, इधर भी चेक करने पे ज़्यादा संख्या नहीं, संख्या सबसे ज़्यादा बीच में है। इसका मतलब है कि अगर हम 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 हो रहा है। अगर हम 4 में 3 से गुणा कर देते हैं, 4 और 3 12 हो जाएगा, और यही 3 अगर जोड़ देते हैं तो 12 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये एक तो हमें मिल गया। दूसरा भी चेक करेंगे, 5 7 35, 5 7 35, इसमें भी 3 ऐड कर दे रहे हैं तो 35 और 3 38। तो हमें एक पैटर्न मालूम हो गया है, इसमें आमने सामने गुना करेंगे और 3 ऐड करेंगे, फिर इसमें भी गुना किए और 3 ऐड कर दिए। तो 5 में 3 से गुना करेंगे, 5 तिया ही 15 हो जाएगा, और लास्ट में हमें कितना ऐड करना है, 3 ऐड करना है, तो 15 3 18 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु ओ से पूर्व दिशा के सम्मुख होकर एक व्यक्ति बिंदु ए तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर दाएं मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर बाएं मुड़ता है और बिंदु सी तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर बाएं मुड़ता है और बिंदु डी तक पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर बाएं मुड़ता है और बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर बाएं मुड़ता है और बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो बिंदु एफ पर वह व्यक्ति किस दिशा की ओर सम्मुख है? इसमें हर एक जगह दाएं और उसके बाद बाएं 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 मुड़ा है। ये है डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट और ये ईस्ट है। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। मान के चलिए कि वो अगर यहाँ पर ही खड़ा है, ठीक है, वो यहाँ पर खड़ा है और बिंदु ओ से, यानी यही बिंदु ओ है, बिंदु ओ से पूर्व दिशा के सम्मुख है होगा। तो पूर्व दिशा के सम्मुख है, इसका मतलब उसका मुख इधर की ओर है, ये है हमारा पूर्व है। तो एक व्यक्ति बिंदु ए तक पहुंचने के लिए, पहला पॉइंट है कि बिंदु ए तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पूर्व दिशा के सम्मुख होकर एक व्यक्ति बिंदु ए तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी यहाँ से वो और फिर दाएं मुड़ता है। यानी यहाँ से अगर ये मान के चलिए यहाँ पे खड़ा था तो ये बिंदु ए हो गया और ये 2 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद बिंदु बी तक, फिर आगे बोला है फिर दाएं मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर। इसका दाएं का मतलब इसका दाएं इधर हो जाएगा, और ये कितना चलता है इस बार, 4 किलोमीटर चलता है और बिंदु बी तक आपको पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर बाएं मुड़ता है। इस बार बाएं मुड़ता है तो इसका बाएं इधर हो जाएगा, ठीक है, और ये बिंदु सी तक आ जाता है। उसके बाद 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर बाएं मुड़ता है। अब इसका बाएं इधर आ गया और ये 2 किलोमीटर कहाँ पर आ गया, डी बिंदु हो गया। उसके बाद डी के बाद फिर वो ई जाता है, उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है, तो इसका बाएं इधर हो जाएगा, इसका बाएं इधर हो जाएगा। ठीक है, बाएं का मतलब इधर हो गया और ये बिंदु ई हो जाएगा। फिर बाएं मुड़ना है, इसका बाएं यहाँ पर एफ हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि बिंदु एफ पर यानी ये नीचे की ओर है, इसका मुख किधर हो जाएगा, दक्षिण की ओर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रवीणा सुरेश की नानी है, सुरेश की माँ का प्रवीणा से क्या संबंध है? तो ये ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन है, तो जब भी आप इसको सॉल्व करिए हमेशा अपने आप पे कंपेयर कीजिएगा, तभी आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बोला है कि प्रवीणा सुरेश की नानी है, तो सुरेश की नानी, इसका मतलब मान के चलिए कि आप सुरेश है, ठीक है, आप सुरेश है, तो आपके नानी कैसे हो सकती है? तो पहले तो आपकी एक माँ होगी और फिर माँ के माँ होगी, तब जाके वो नानी है, जो कि प्रवीणा नानी हो गई। तो पूछ रहा है सुरेश की माँ का, सुरेश की माँ यानी यहाँ पर कोई इसका माँ हो
ये वाले माँ है ना सुरेश की माँ, तो सुरेश की माँ का परवीना से क्या संबंध है? तो ये परवीना की बेटी है। क्या है? बेटी यानी पुत्री है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुनना है। फूल, फल, पत्ते। तो फूल जो है, फल है और पत्ता है, तीनों के तीनों अलग चीज़ है। फूल अलग चीज़ है, फल अलग चीज़ है, पत्ता अलग चीज़ है। ठीक है, तो तीनों अलग है, इसका मतलब डायग्राम भी तीनों का अलग अलग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट दिए गए वेन आरेख के अनुसार उन छात्रों की कुल संख्या है जो क्रिकेट और फुटबॉल, यानी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन कबड्डी नहीं खेलते हैं। तो कबड्डी नहीं खेलते तो कबड्डी को हटा देते हैं, ये कबड्डी का पार्ट है। ठीक है, ये कबड्डी का पार्ट है, तो ये दोनों को दोनों हम हटा दिए। अब सिर्फ चाहिए क्रिकेट और फुटबॉल, दोनों में कॉमन हमारे ये वी है, तो वी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है, तो इसको हम वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करते हैं। और वेन डायग्राम को सॉल्व करने से पहले आपको 3 कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट है सभी। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है? सभी। सभी में क्या होता है कि एक छोटा सा डायग्राम बड़े डायग्राम के अंदर आ जाएगा, तो ये हमारा सभी वाला हो जाएगा। दूसरा क्या होता है? कुछ कुछ। कुछ कुछ में क्या होता है कि एक फिगर दूसरे फिगर को ये चैन की तरह काट दिया, इसका मतलब कि ये कुछ कुछ वाला हो गया। ठीक है, तीसरा हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? तीसरा कॉन्सेप्ट है कोई नहीं। कोई नहीं, तो कोई नहीं में इसमें कोई भी डायग्राम एक दूसरे को टच में नहीं करेगा, यानी हमेशा दूर रहेगा। तो यही 3 कॉन्सेप्ट होता है। यदि आप इस 3 कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ जाते हैं तो आप आसानी से कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला है कुछ पार्क वृत्त, यानी ये पार्क है, कुछ वाला हमारा फिगर इस प्रकार से बनता है, तो ये पार्क हो गया और ये वृत्त हो गया। उसके बाद कुछ वृत्त चौराहा है, तो वृत्त को हम इस प्रकार से बना सकते हैं, चौराहा। ठीक है, तो निष्कर्ष सभी चौराहे वृत्त हैं। तो सभी के लिए तो आपको डायग्राम कोई ऐसा मैच है नहीं, तो ये पहला हमारा गलत है। दूसरा है सभी चौराहे पार्क है, ये भी हमारा गलत है। सभी वाला में कम से कम तो ऐसे होना चाहिए। ठीक है, इसमें कहीं भी नहीं है, तो दोनों के दोनों यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 7 व्यक्ति ए बी सी डी एफ ई और जी एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ए जी और डी, ए जो है जी और डी के बीच में बैठा है, सी डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है और बी एफ के बीच में बैठा हुआ है, बी ई के बगल में है नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा हुआ है? तो ये है सिटिंग अरेंजमेंट वाले, जो कि वृत्त में बैठने वाला है। तो पहले आप एक वृत्त बना लीजिए। एक वृत्त मैंने बना लिया। अब इसमें टोटल कितने? 7 व्यक्ति हैं। 1 2 3 4 5 6 7, और सभी का मुंह किधर है? केंद्र की ओर है। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि सभी का मुंह केंद्र की ओर है। अगर क्वेश्चन में नहीं भी बोलता है इसका मतलब वो केंद्र की ओर ही रहता है, क्योंकि बाहर में अगर करने के लिए रहेगा तो क्वेश्चन में जरूर बोलेगा। अब इसमें सबसे पहले आपको कहाँ से शुरू करना है? जो आपको 100% स्थान फिक्स हो, किसका स्थान यहाँ से होगा। ठीक है, इसमें बोला कि ए जो है वो जी और डी के बीच में,
तो ए और जी ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन आगे बोला है कि सी डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। सी जो है डी के दाईं ओर से, तो अगर डी को अगर हम यहाँ बैठा देते हैं तो बोला है कि सी डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, तो डी का दाईं ओर इधर हो जाएगा। ठीक है, डी का दाईं ओर इधर हो जाएगा, तो सी यहाँ पर डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठ गया। आगे बोला है, ये तो लाइन हो गया। उसके बाद हमारा पहला लाइन क्या था कि ए जो है जी और डी के बीच में है, तो ए यहाँ पर बैठ जाएगा और जी यहाँ पर तो आएगा नहीं, इसका मतलब जी यहाँ पर नहीं होगा, जी यहाँ पर होगा। आगे बोला कि बी एफ के बीच में बैठा हुआ है। फिर आगे बोला कि बी जो है वो ई के बगल में नहीं है, इसका मतलब है कि बी यहाँ पर हो जाएगा, बी यहाँ पर हो जाएगा। और आगे बोला कि बी एफ के बीच में बैठा हुआ है, इसका मतलब कि सी बी एफ के बीच में बैठा हुआ है। सी डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है और बी एफ के बीच में बैठा हुआ है, यानी बी जो है वो सी और एफ के बीच में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर सी है, यहाँ पर आपका एफ हो जाएगा। पूरा का पूरा मैंने बना दिया है। ए सी डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, बी एफ के बीच में बैठा है, बी ई के बगल में नहीं बैठा हुआ, यानी बी अगर यहाँ पर होगा तो मतलब कि ई इधर हो जाएगा और एफ यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन पूछा कि ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा हुआ, तो ये दाईं ओर इधर दाईं ओर होगा, तो 1 2 3 4 एफ आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती हैं। ठीक है, तो समकोण कहने का मतलब है एक बार समकोण जब आपको 3 बजेगा तब समकोण बनता है, और जब एक बार 9 बजेगा तब आपको समकोण बनता है, यानी 1 घंटा में 2 बार बनता है। ठीक है, 1 घंटा में 2 बार। और एक दिन में कितना बनेगा, तो एक दिन में वो 44 बार बनता है। कितना बार बनता है, 44 बार बनता है। एक दिन में 44 बार, तो सप्ताह का बाद बोला, इसका मतलब कि 7 दिन होता है, तो 7 के 28 और 7 का 28 और 2 30, यानी एक सप्ताह में 308 बार समकोण बनाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिज्यखंड हैं। अब त्रिज्यखंड किसको बोलते हैं, त्रिज्यखंड का मतलब होता है, त्रिज्यखंड का मतलब ये वाले पार्ट को हम त्रिज्यखंड बोलते हैं। ठीक है, ये वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलेंगे। तो एक सर्किल में कितने त्रिज्यखंड, 1 2 3 4 त्रिज्यखंड बनते हैं, तो 4 4 8 4 12 4 16 4 20 और 4 ये 24, यानी टोटल 24 त्रिज्यखंड है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यदि एक विशेष भाषा में प्लांट को इतना कोड किया जाता है तो आप उसी भाषा में टोयोटा को किस शब्द में लिख सकते हैं। तो ये अल्फ़ाबेट वाले रीजनिंग है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि आपको ए से लेकर जेड तक के सभी नंबर याद होना चाहिए, और ए से लेकर जेड तक के सभी अल्फ़ाबेट का अपोजिट लेटर भी आपको याद होना चाहिए, तभी आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। इसमें है प्लांट, तो PLANT, प्लांट का कोड क्या दिया हुआ है आपको, QMBOU, ये आपको कोड दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले नंबर मालूम होना चाहिए कि P का कोड होता है 16, L का कोड होता है 12, A का कोड 1, N का कोड होता है 14 और T का कोड होता है 20, Q का कोड होता है 17, M का कोड होता है 13 और B का कोड होता है 2, O का मतलब होता है 15 और U का मतलब होता है 21। ठीक है, अब ये
16 से 17 हुआ, इसका मतलब है कि इसमें +1 हुआ। 12 से 13 हुआ, 1 जुट गया, 1 1 2 हो गया। 14 1 15 हो गया। 20 1 21 हो गया। तो हमें पैटर्न मालूम हो गया कि सभी में 1 जोड़ देना है। उसी प्रकार से टोयोटा है TOYOTA टोयोटा। इसका मतलब ये 20 है, 15 है, इसका 25 होता है, वो 15 होता है, ये 20 है और ये 1 है। तो सभी में 1 क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो सभी में 1 जोड़ेंगे, इसका मतलब है कि 20 1 21 होता है। 20 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। 21 का कोड होता है U। 15 में 1 जोड़ेंगे 16, 16 का मतलब होता है P। 25 1 26, 26 का मतलब होता है Z। 15 1 16, 16 का मतलब होता है P। 20 1 21, 21 का मतलब U। 1 1 जोड़ेंगे तो 2 यानी B। UPZ PUB, UPZ PUB। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो ये नंबर सीरीज वाले रीजनिंग है, तो आप चेक कीजिए कि नंबर कैसे कैसे बढ़ रहा है। जैसे ये 6 से 7 हो रहा, 7 से 21 हो रहा, 21 से 22 हो रहा, उसके बाद 66 है, फिर यहाँ पे डॉट हो गया, 201 दिया हुआ। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसमें अगर हम 1 जोड़ें तो 7 हो गया, उसके बाद यहाँ पर 3 से गुना हो गया। एक बार 1 जोड़ के 3 से गुना हुआ, फिर 1 जोड़ा तो 22 होगा, फिर 3 से गुना करेंगे, ठीक है। फिर 1 अगर जोड़ देते हैं तो नेक्स्ट टाइम 67 हो जाएगा। 3 से गुना करेंगे तो हमको इतना आ जा रहा है। तो हमें पैटर्न मालूम हो गया कि एक बार 1 जोड़ना है, फिर 3 से गुना करना है, फिर एक बार 1 जोड़ना है, फिर 3 से गुना करना है। तो 66 1 67, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनना। तो मैंने आपको क्या बताया कि एक बार आप हॉरिजॉन्टल चेक कीजिए, एक बार वर्टिकल चेक कीजिए। जिधर संख्या आपको ज़्यादा मिलेगा आपको उधर ही ज़्यादा फोकस करना है। जिधर हमें ज़्यादा संख्या नहीं मिल रहा, हमें संख्या ज़्यादा मात्रा इस प्रकार से मिल रहा है, तो हम नीचे की ओर चेक करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम ये जो 11 दिया हुआ है, अगर हम 11 का स्क्वायर करते हैं, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ गया, और ऊपर 1 था तो उसका अगर हम 1 माइनस कर लेते हैं तो ये हमको 120 हमको मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम ये 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, 49 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 45। तो हमको 2 का भी स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ऊपर 1 था तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और माइनस किए तो 120। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 होगा। अब 45 में से 4 जाए, 49 में से 4 जाएगा तो 45। तो हमें ये पैटर्न मालूम हो गया कि दोनों को एक एक बार स्क्वायर करेंगे और फिर माइनस कर देंगे छोटा वाला। उसी प्रकार से अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं और -3 का स्क्वायर करते हैं तो 25 हो गया, और 25 में से हम अगर 9 घटा लेते हैं तो हमें 16 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, ये आपको कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन दिया हुआ है। तभी मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट बताया है कि जब सभी वाला होता है तो उसका डायग्राम इस प्रकार से बनता है, कुछ कुछ वाला होता है तो उसका डायग्राम इस प्रकार से बनता है, कोई नहीं वाला में डायग्राम आपको इस प्रकार से बनता है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे लिखा हुआ है कुछ धातुएं हैं, तो कुछ वाला फिगर इस प्रकार से बनता है, ठीक है। तो डी से धातु हो गया, एल से लोहा हो गया। अब कुछ लोहा भारी है तो लोहा को बोला है तो बी से भारी हो जाएगा। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष, सभी लोहे धातुएं हैं, तो सभी वाला तो कहीं ऐसा फिगर है नहीं, क्योंकि सभी वाला में एक बार ऐसे जरूर रहना चाहिए। तो ये भी मेरा गलत है और ये भी मेरा गलत है, दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित शब्दों के लिए उचित वेन रेखा चित्र का चयन करें। जूता है, घास है, मोबाइल है।
ना तो जूता का घास से संबंध है, ना ही मोबाइल से संबंध, तीनों के तीनों अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उन कोच का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो एक खिलाड़ी भी है लेकिन लड़की नहीं है। तो लड़की नहीं है इसका मतलब कि ये लड़की को हटा दीजिए, बाकी दोनों जो कॉमन है उसको ले लीजिए, तो वो हमारा टी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में 9:30 की सही दर्पण छवि। अब दर्पण प्रतिबिंब को आपको जब भी टाइम वाला दिया रहेगा तो आपको हमेशा 11:60 में से माइनस करना है, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब का टाइमिंग अगर निकालना होगा तो आपको हमेशा 11:60 से माइनस करना होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब भी आपको समय का प्रतिबिंब यानी दर्पण में पूछेगा तो आपको, अगर दर्पण में समय का प्रतिबिंब पूछता है तो 11:60 से, अगर आपको जल में पूछेगा तो आपको 18:60 करना होगा, ठीक है। ये है दर्पण और ये है जल। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं दर्पण का, तो 11:60 लिखेंगे। आपको घटाना है 9:30, आपको घटा देना है। तो 60 में से 30 गया 30, 11 में से 9 गया 2, यानी 2:30 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जॉय एक तस्वीर को इंगित करता है और कहता है यह मेरी माँ की बहन के पति है। तस्वीर वाले व्यक्ति का जॉय से क्या संबंध है? तो ये जॉय है, ये हमारा फिगर है, ठीक है। ये फिगर की ओर इशारा कर रहा है इसे, और कहता है जॉय यह मेरी माँ, यानी मेरी माँ, यानी ये मेरी माँ हो गई, मेरी माँ की बहन यानी इसकी एक और बहन रह गई, बहन के पति यानी ये पति है। तो पति का सिंबल इस प्रकार से कर देते हैं। जॉय के ये माँ हो गई, माँ की बहन हो गई, बहन के पति है। तो तस्वीर वाले व्यक्ति यानी ये जो फिगर था ना, यही पति है। तो तस्वीर वाले व्यक्ति का जॉय से क्या संबंध हो गया? ये मेरी माँ, फिर ये इसकी बहन है, ये इसके पति है, इसका मतलब ये मौसादी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो को हमेशा बिना स्किप के शुरू से लास्ट तक देखिएगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। दी गई आकृति में कितने वृत्त हैं? इसमें हमको सर्किल काउंटिंग करना है कि इसमें कितने वृत्त हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल इसमें 12 सर्किल हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल।